हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपके साथ ओम प्रकाश तुर्किया और हम पढ़ रहे हैं आज क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। तो लास्ट के लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांस की क्रांति है उसमें किस तरह जैकोबिन क्लब है उसका योगदान रहा और किस प्रकार क्रांतिकारियों ने वहाँ पर अलग अलग है वो सुधार किए थे। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा था नेपोलियन के जो क्षेत्र थे उसमें उसने क्या क्या सुधार किए, कौन कौन से अधिकार उसने है लोगों को दिए, चाहे वो संपत्ति का हो चाहे वो कर से संबंधित हो। तो उससे आगे हम पढ़ रहे हैं, ये हमारा इस चैप्टर का लेक्चर 2 है। तो जब नेपोलियन और क्रांतिकारियों ने क्या है लोगों को क्या है अलग अलग अधिकार दिए, तो उससे क्या है लोगों की क्या है जो जो फ्रांसीसी शासन स्थापित हुआ था अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसकी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आई। ठीक है, मिलीजुली प्रतिक्रिया आने से क्या हुआ, शुरुआत में ये तो क्या है अलग अलग स्थान थे, जैसे हॉलैंड था, स्विट्जरलैंड था। ठीक है, और उसके जो कई शहर थे जिसमें ब्रुसेल है, मेंज है, मिलान है। ठीक है, जो वारसा है, वहां पर क्या फ्रांसीसी सेनाओं को क्या है स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। पर क्या है ये शुरू शुरू में तो क्या उनके लिए उत्साह का एक जरिया रहा, पर बाद में क्या है जब उनको पता चलने लगा कि ये जो नई प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं है, तो जो बढ़े हुए कर थे, सेंसरशिप थे, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए जो फ्रेंच सेना द्वारा क्या जबरन भर्ती की जा रही थी युवाओं की, तो उससे क्या हुआ उनको नुकसान है वो उसका नजर आने लगा कि फ्रांसीसी जो सेना है वो जबरन भर्ती कर रही है युवाओं की, तो उससे क्या हुआ नुकसान भी था, और जो सुधार थे या जो वो आज़ाद करवा रहे थे, राष्ट्रवाद की स्थापना कर रहे थे, वो उनको ठीक भी लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ एक इमेज भी दिखाई गई है, राइनलैंड का डाकिया जो लिप्जिंग है से आते हुए सब कुछ गवा देता है। तो इसमें नेपोलियन है, उसने क्या किया, लिप्जिंग की जब लड़ाई हुई 1813 के लगभग, तो फ्रांस लौटते समय क्या डाकिए रूप में दिखाया गया, और जैसे चिट्ठियां उसके क्या जो बैग उससे गिर रही है, इसका मतलब ये है कि वो जब वो ये युद्ध है वो हार कर आ रहा था, तो उसने बहुत सारे जो भूभाग थे अपने वो हार चुका था सेनाओं के द्वारा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण है वो किस तरह से हुआ, या उसकी जो शुरुआत है वो किस तरह से हुई, और अलग अलग जो संकल्पनाएं हैं वो किस तरह से उभरी। तो अगर आप मध्य वर्ग को 18वीं शताब्दी के यूरोप के नक्शे पर अगर देखोगे तो उसमें बहुत सारे क्या है राष्ट्र राज्य तो नहीं मिलेंगे जैसे कि आज है। जैसे आप देखते हो आज बहुत सारे जो देश है, जैसे उसमें 40 के लगभग देश पाए जाते हैं, तो उस तरह के राष्ट्र राज्य वो नहीं थे, जिन्हें क्या है आज हम इटली है, जर्मनी और जो स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं, वे तब सभी क्या थे राजशाही डच और जो कैंटन है उनमें बटे हुए थे, जिनके शासक के स्वायत्त क्षेत्र थे, जिनके शासकों क्या क्या थे स्वायत्त क्षेत्र थे, और जो पूर्वी और मध्य यूरोप में क्या निरकुश राजतंत्र के अधीन थे, और इन इलाकों में क्या तरह तरह के लोग रहते थे, यानी कि जो राजशाही लोग थे, जो डच थे और जो कैंटन थे उनमें बटे हुए थे, उन पर क्या राजा राज करते थे, और वो क्या है कि राजतंत्र के अधीन थे सभी के क्षेत्र है जो पूर्वी और मध्य यूरोप के अंतर्गत थे, वो उसके अंदर उनके अंडर में थे। तो वे उन्होंने क्या किया, वो अपने आप को एक सामूहिक पहचान क्या है और समान संस्कृति का भागीदार है वो नहीं मानते थे। सभी लोग क्या करते थे उनमें, ये आप ये कह सकते हो कि उनमें जो राष्ट्रवाद की भावना है वो नहीं उभरी थी। वो क्या है खुद को क्या है एक दूसरे से अलग समझते थे। वो क्या है अलग अलग क्या है भाषाएं बोलते थे, विभिन्न जातीय समूह के सदस्य थे, अलग अलग तरह की जो उनमें क्या विशेषताएं पाई जाती थी। तो इसलिए क्या है वो खुद को एक कॉमन है, या आप कह सकते हो एकता के सूत्र में नहीं बांध सके, इसीलिए क्या है वो कई सालों तक क्या है वो जो राजतंत्र है उसके अधीन रहे। तो आप इसमें उदाहरण भी दे सकते हैं बहुत सारे देशों के देश, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाले जो हैम्बर्ग साम्राज्य था, उसमें क्या बहुत सारे क्षेत्रों में है वो बटे हुए थे, या बहुत सारे जनसमूह है वो पाए जाते थे। जैसे इसमें लिखा हुआ है एल्प्स के जो टिरोल हैं ऑस्ट्रिया, और जो सुडेंटेनलैंड के इलाके हैं, साथ साथ जो बोहेमिया भी ये शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज्यादा थे। इसके अलावा जो एम्ब्रग साम्राज्य है उसमें लंबार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषा प्रांत शामिल थे, और हंगरी के आधे लोग हैं वो मैगियार भाषा बोलते थे, और जबकि अन्य जो बच गए वो क्या दूसरी भाषाएं हैं वो बोलते थे। इसके अलावा जो गलीसिया में कुलीन वर्ग में लोग क्या करते थे पोलिश भाषा है वो बोला करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि वहां पर
विभिन्न क्षेत्रों में लोग क्या अलग अलग भाषाएं हैं वो बोलते थे, अलग अलग उनकी जो विचारधाराएं हैं वो थी, फिर भी क्या है उनमें एकता की भावना वो नहीं आई थी। तो क्या तरह तरह से वो बटे हुए थे, जिसके कारण क्या है उनमें आपस में क्या है बांधने वाला जो एक ही तत्व था, उनको सबको क्या एक ही व्यक्ति बांध सकता था, वो कौन था, वहां का सम्राट। तो वो सम्राट के अधीन थे सभी, इसीलिए क्या वो निरंकुश राजा था, या आप कह सकते हो राजतंत्र के अधीन है वो बने रहे। ठीक है। फिर है यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई है एग्जाम में है, बहुत बार सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से, तो आप इस टेबल को क्या है अपनी नोटबुक है, फेयर नोटबुक है, उसमें क्या है अच्छे तरीके से ऐसे ही इसको लिख लेंगे। ठीक है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है याद करना मुश्किल है, लग सकता है आपको, फिर भी अगर आप एक दो बार है उसको रिवाइज करोगे तो ये क्या है इजीली आपको लर्न हो जाएगी। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि नेपोलियन है उसने क्या है 1797 1797 में क्या है इटली पर क्या है हमला किया था। और फिर उसके बाद है जो नेपोलियन के युद्धों की शुरुआत हो गई थी। फिर नेपोलियन का पतन कब हुआ था, जैसे मैंने आपको अभी पिछले पेज में बताया था कि जो लिप्सिंग की लड़ाई थी 1813 में, उसके बाद क्या नेपोलियन का पतन है वो 1814 से 1815 के बीच में शुरू हो गया था। और उसी के बीच क्या वीना की जो शांति संधि हुई, वीना की जो शांति संधि है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। और इसके अलावा 1821 में जो यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष है उसकी शुरुआत हुई थी। और 1848 में क्या फ्रांस में क्रांति है। आर्थिक परेशानियों से ग्रस्त जो कारीगर है, औद्योगिक मजदूर और किसानों की जो बगावत है, मध्य वर्ग संविधान और प्रतिनिधित्वात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। और इतावली, जर्मन और मैग्यार, पोलिश और चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। और 1859 से 1870 के बीच इटली का एकीकरण हुआ, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। जर्मनी का एकीकरण है वो 1866 से 1871 के बीच हुआ, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। और 1905 में जो हैम्बर्ग और ओटोमन साम्राज्य के जो स्लावा राष्ट्रवाद है वो मजबूत होता है। ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी टर्म है वो बता देता हूँ मैं आपको, जो एग्जाम में सीधा पूछा जाता है। जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, और इसके अलावा जो फ्रांस की जो क्रांति हुई वो 17 जो 1848 में जो उसके अलग अलग जो विशेषताएं हैं उनके बारे में, और नेपोलियन का पतन और नेपोलियन के इटली का हमला, ये चीजें क्या है आप याद रखेंगे। अब बात आती है कि लोगों में जो राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार है वो किस तरह से उभरा। क्योंकि आपको पता होगा कि अलग अलग देशों के यूरोप में क्या है, चाहे वो पूर्वी क्षेत्र हो चाहे वो मध्य क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में क्या है सभी लोग है वो अलग अलग भाषा बोलते थे, और वो सबको क्या है एकता में नहीं बंध रहे थे। और सभी में क्या है जो स्वतंत्रता की जो मांग है, या आप कह सकते हो उदारवाद है, या जो राष्ट्रवाद की भावना वो नहीं उभर रही थी। तो उनको क्या एक किसने किया, तो वो किस तरह से उभरा। तो सबसे पहले यहाँ है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग कैसे आया और नया मध्य वर्ग उसका कैसे उदय हुआ। तो यूरोप में क्या हुआ पहले के समय में क्या है अधिकतर क्या है जो मालिक है वो कुलीन वर्ग ही था। ठीक है। कुलीन वर्ग कौन थे, कुलीन वर्ग वे थे जिनके पास क्या है बहुत ज्यादा धन संपत्ति थी। ज्यादातर क्या है उनके पास जो जायदाद है वो उसका मालिकाना हक उनके पास था, उनके पास हवेलियां थी। ठीक है। और जो राजनीतिक जो कार्य होते हैं उनमें क्या है उच्च वर्ग है उनमें क्या है उनका प्रभाव था। और जो अधिकतर क्या है फ्रेंच भाषा बोलते थे। ठीक है। फ्रेंच भाषा है वो बोलते थे। या आप ये कह सकते हो कि जब यूरोप है उसमें उसमें क्या सिर्फ दो वर्ग पाए जाते थे। एक तो वो लोग जो जिनको उच्च वर्ग या कुलीन वर्ग कहा जाता है। ठीक है। पहला वर्ग कौन सा, कुलीन वर्ग है। और दूसरे कौन से थे, जो कृषक थे। ये दो वर्ग ही पाए जाते थे। तो राष्ट्रवाद की भावना उनका उदय नहीं हो पाया। अब बात आती है ये किस प्रकार आगे बढ़े। तो राजनीतिक कार्यों में क्या है, राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के बीच है फ्रेंच भाषा का लोग है वो प्रयोग करते थे। और आपस में जो कुलीन वर्ग थे उनकी जो संख्या थी वो यूरोप में हम कह सकते हैं कि कृषक लोग है वो ज्यादा थे, और जो कुलीन वर्ग है उनकी संख्या है बिल्कुल कम थी। उनकी संख्या क्या है अन्य जो ग्रुप है समुदाय हैं उनसे क्या बहुत कम थी, फिर भी क्या है उनका प्रभाव है वो ज्यादा था। इसके अलावा जनसंख्या का जो अधिकांश भाग है वो क्या था, कृषक था। ठीक है। वो कृषक थे। और पश्चिम में ज्यादातर जो जमीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार के रूप में क्या है वो खेती करा करते थे। और जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में क्या है भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी, और जिस भूमि पर
भूदास है वो खेती करते थे। ठीक है, कौन करते थे? वो कृषक लोग। फिर बाद में क्या हुआ, पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में क्या है, औद्योगिक उत्पादन और व्यापार वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। ठीक है, जब औद्योगिक क्रांति है उसकी शुरुआत हुई 18वीं शताब्दी के अंतर्गत। 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में, जैसे आपको पता होगा, औद्योगिक क्रांति है उसका शुरुआत है वो औद्योगिकरण, या आप कह सकते हो कि जो व्यापार है, जो चीजों का निर्माण है, उसकी शुरुआत है वो कब हुई थी? वो हुई थी इंग्लैंड में। ओके, इंग्लैंड से हुई थी। और जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति है वो प्रारंभ हुई थी, तो उससे क्या हुआ, जो नए जो समूह हैं उनका अस्तित्व आया, नए समूह है वो बने, जिसमें कौन थे? श्रमिक वर्ग थे। अब मैंने आपको पीछे बताया कि यूरोप में औद्योगिकरण से पहले सिर्फ दो ही सामाजिक समूह थे, एक तो कुलीन वर्ग था, दूसरे थे कृषक। अब ये श्रमिक वर्ग कहाँ से आए थे? और एक और है इसमें, मध्य वर्ग। ठीक है, मध्य वर्ग। मध्य वर्ग कौन थे? इनका उदय कैसे हुआ? कुलीन वर्ग और कृषक के अलावा श्रमिक वर्ग और मध्य वर्ग का जो उदय वो किस कारण हुआ? वो हुआ इंग्लैंड में औद्योगिकरण के कारण, क्योंकि अलग अलग फैक्ट्रियां लग चुकी थी, उद्योगों का विकास है हो चुका था, शहर है वो बढ़ने शुरू हो गए थे, जिसके कारण क्या है, लोगों के पास पूंजी है वो आना शुरू हो गई थी, और लोग नए वर्ग है वो बनने लगे थे, कुछ जो फैक्ट्रियों में काम करते थे और कुछ जो मध्य वर्ग के थे, जो बड़े लोग थे। ठीक है, उनमें क्या, उद्योगपति और व्यापारी और जो सेवा क्षेत्र में काम करने लोग वाले लोग हैं, उनका विकास है वो होने लगा। या आप ये कह सकते हो कि नए तरह के जो व्यापारी उद्योगपति हैं या जो कामगार है वो बनने शुरू हो गए। और उनके बनने से क्या हुआ कि जो कुलीन विशेषाधिकार है उनकी समाप्ति की बाद है, शिक्षित और जो उदारवादी है मध्य वर्गों के बीच राष्ट्रीय एकता है वो क्या हुई? लोकप्रिय हुई। अब ये बताइए, जैसे कि कुलीन वर्ग है, उनके पास धन संपत्ति जायदाद है वो ज्यादा है, तो वो क्यों राष्ट्र जो आजादी है या जो स्वतंत्रता है उसकी भावना उनमें जागृति होगी? तो होगी किन में? जो क्या है, कृषक वर्ग से क्या है, अब आगे बढ़ के क्या है, वो बन गए थे श्रमिक वर्ग, मध्य वर्ग। तो उन्होंने क्या किए, अब वो पढ़ लिख चुके थे, और वो क्या है, नए तरह के शिक्षित और उदारवादी वर्ग का क्या है, उदय हो गया था। ठीक है, किसमें? यूरोप में। ओके, आगे देखते हैं हम, उदारवादी कौन थे, उदारवादी का अर्थ क्या है, इससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो यहाँ है, यूरोप में क्या है, 19वीं शताब्दी के शुरुआत के दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार है उदारवाद से करीब से जुड़े थे। और उदारवाद का अर्थ क्या है? उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द का अर्थ है, वो लिबर से लिया गया, लेटिन जो वर्ड है या जो लातिन भाषा है, लेटिन भाषा है, उसके लिबर से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है? आजादी या आजाद। ठीक है, तो ये नए तरह का शब्द है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उदारवाद है उसका ओरिजिन है, या जो लिबरलिज्म है उसका ओरिजिन है, वो किससे हुआ? तो वो यूरोप में राष्ट्रवाद से हुआ। ठीक है, तो ये शब्द है जिसका अर्थ क्या है? आजाद। और नया जो मध्य वर्ग है, नया जो मध्य वर्ग है, नया मध्य वर्ग कौन सा है? जो क्या है, कुलीन वर्ग और जो कृषक है उनके बीच बना। और वो क्यों बना? यूरो जो इंग्लैंड में औद्योगिकरण हुआ उसके फलस्वरूप बना। उन्होंने क्या किया, मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब क्या था? अब इसका अर्थ क्या है कि उदारवाद है क्या? व्यक्ति के लिए आजादी, सबसे पहले क्या है? व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी, यानी लोगों को क्या है, आजादी दी जाए और कानून के समक्ष क्या है, सबको बराबरी का अधिकार दिया जाए। राजनीतिक रूप से उदारवादी जो एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो क्या उनकी सहमति से बनी। कहने का अर्थ है, वो जो लोग थे, जो मध्य वर्ग के लोग थे, वो ऐसी सरकार चाहते थे, वो निरंकुश राजा नहीं चाहते थे, वो ऐसी सरकार चाहते थे जो क्या है, उनकी मर्जी से बने, यानी उनके सहमति से बने, चाहे वो वोट डाले या कैसे भी करे, उनकी मर्जी से बननी चाहिए। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो उदारवाद है उसमें जो निरंकुश शासक और जो पादरी वर्ग है उसके मताधिकार के जो समाप्ति है, जो संविधान निर्माण है, संसदीय प्रतिनिधित्व, सरकार का पक्षधर था। यानी ये मध्य वर्ग है, ये क्या क्या मांग करता था कि जो पादरियों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, और इसके अलावा पादरी कौन होते हैं, यानी जो चर्च के जो आप ये कह सकते हो जो चर्च में जो पूजा पाठ करते हैं उनको कहते हैं पादरी। और जो निरंकुश शासक यानी वहां पर जो राजा था, जो जिनके ऊपर कोई अंकुश नहीं था, अपने हिसाब से जो निर्णय लेता था, और जो संविधान है और जो संसदीय प्रतिनिधित्व है, इनकी मांग की गई कि हमारा संविधान होना चाहिए जैसे अभी है हमारा, और संसदीय प्रतिनिधित्व जैसे हमारी पार्लियामेंट है ना, इस तरह की जो मांग है उन्होंने की थी। और
वो क्या समाप्ति किसकी चाहते थे? पादरी वर्ग और जो निरंकुश शासक है उसकी वो समाप्ति चाहते थे। तो 19वीं शताब्दी के जो उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व का जो अनिवार्यता है उस पर भी बल देते थे। यानी जो उदारवादी ये कहते थे कि जो संपत्ति है उस पे क्या है, अधिकार है वो लोगों का होना चाहिए, ठीक है। पर उसमें ये भी बात है साथ में कि जो उदारवादी यह जरूरी नहीं है कि कानून के समक्ष सबकी बराबरी विचार है, वो सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। यानी कहने का अर्थ ये है कि उनको ये कहते थे कि सबको बराबरी दी जाए, मताधिकार दिया जाए, परंतु सबको नहीं। क्योंकि उस समय क्या होता था, जो क्रांतिकारियों की जो फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का एक पहला राजनीतिक प्रयोग था, और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल क्या है, जो संपत्ति वाले जो पुरुष थे उनको ही था। और अन्य जितने भी थे जिनके पास संपत्ति नहीं थी और जो महिलाएं थी, संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाएं हैं, उनको जो राजनीतिक जो अधिकार है उनसे वंचित रखा गया था। तो वो क्या करते थे, उनकी ये मांग थी कि सबको क्या बराबरी है वो दी जाए। जो ये जो है संपत्ति विहीन पुरुषों और जो महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था, इनको क्या है साथ में लिया जाए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या, जैकोबिन जब क्लब आया, जैकोबिन शासन कब आया आपको पता होगा, जब फ्रांस की क्रांति बनी तो क्रांतिकारियों ने बहुत सारे जो जैकोबिन क्लब है उसकी स्थापना की, जिसमें बहुत सारे लोग है क्रांतिकारी है उनके समूह बने। तो उसमें तो क्या है, सभी वयस्क जो पुरुष थे उनको मताधिकार मिला हुआ था। परंतु उसके बाद क्या है, वहां पर किसी भी, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे वो अन्य जो निरंकुश शासक हो यूरोप में, उनमें क्या मताधिकार है वो दिया नहीं गया था, किसी को भी नहीं दिया गया था, ठीक है। परंतु क्या दिया किन किन को गया था, दिया गया था ये अधिकार, सिर्फ ये दिया गया था सिर्फ जिनके पास संपत्ति हो। और नेपोलियन ने भी क्या किया था, नेपोलियन की जो संहिता थी उसमें भी क्या जो मताधिकार है वो वापस आ गया था। कौन सा मताधिकार है, जिसमें क्या सिर्फ महिलाओं को क्या अवयस्क का दर्जा वो दिया गया था, कि महिलाएं हैं वो वोट नहीं दे सकती, और उन्हें क्या अपने पिताओं और पतियों के अधीन है वो रखा गया था, ठीक है। और इसके अलावा संपूर्ण 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों को क्या समान राजनीतिक अधिकारों की मांग है करते हुए विरोध आंदोलन है वो चलाए थे। उन्होंने कहा था कि भाई हमें जो राजनीतिक अधिकार है वो दिया जाए, वोटिंग का जो अधिकार है वो दिया जाए, ठीक है। तो आर्थिक क्षेत्र है, आगे है पैराग्राफ हमारा। आर्थिक क्षेत्र में जो उदारवाद है, बाजारों की जो मुक्ति है, चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए कर थे, उनको खत्म करने के पक्ष में भी था। यानी उदारवादी लोगों की जो क्या मांग थी, जैसे हमने पीछे पढ़ा, तीन चार मांग थी: संविधान निर्माण करना, और इसके अलावा जो संसदीय जो व्यवस्था है उसको लागू करना, लोगों को वोटिंग का अधिकार देना। तो उसकी एक और मांग क्या थी, आर्थिक क्षेत्र में कोई क्या मांग थी, वो तो थी राजनीतिक क्षेत्र में। आर्थिक क्षेत्र में उनकी मांग क्या थी कि बाजारों को, जो बाजार में जो सामान और जो वस्तुएं बेची जाती है कुछ भी, या एक राज्य से दूसरे राज्य में जब उनको ले जाया जाता है तो उसमें क्या है, जो कर है उनके ऊपर लगाए जाते हैं उसको क्या है खत्म किया जाए। जो नियंत्रण है सरकार का राज्य का वो क्या खत्म किया जाए। अब वो क्यों मांग कर रहे थे इसको खत्म करने की, उसके कारण ये थे क्योंकि इसमें है यहाँ से दिया हुआ, जैसे क्यों खत्म करने की मांग कर रहे थे वो 19वीं शताब्दी में। मध्य वर्गीय बहुत जोरदार है मांग कर रहा था। उसका कारण क्या था कि 19वीं शताब्दी के जो पहले भाग में जर्मन भाषी इलाके का अगर हम उदाहरण लें, तो अगर हम बात करें नेपोलियन के क्षेत्रों की, तो नेपोलियन है उसके करीबन 39 39 जो राज्य हैं उनका एक महासंघ बना हुआ था, और इसमें हर एक में क्या अपनी अपनी एक मुद्रा थी और नापतोल की एक प्रणाली थी। उनकी अपनी क्या, हर एक की अपनी मुद्रा थी और नापतोल की अलग प्रणाली थी। किसकी, जो नेपोलियन के जो 39 जो राज्य हैं उनकी, या जो अलग अलग क्षेत्र हैं उनकी। तो 1833 में क्या है, जैसे एग्जांपल दिया गया है कि 1833 में एम्बर्ग से जो न्यूमबर्ग है वहां जाकर अगर किसी व्यापारी को अपना माल है वो बेचना पड़े तो उसको क्या है 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था। मान लीजिए वो अलग अलग 39 संघ बने हुए थे, तो उसमें मान लीजिए किसी व्यापारी को यहाँ से सामान है, इस क्षेत्र से सामान है बेच कर यहाँ तक ले जाना है, तो उसको क्या है 11 तरह के जो नाके होते हैं, आप ये कह सकते हो टोल होते हैं, टोल प्लाजा, या आप ये कह सकते हो कि जो सीमा शुल्क है वो देकर है उसको एक क्षेत्र है उससे
जाना पड़ता था। मान लीजिए इस क्षेत्र से यहाँ तक उसको जाना है, तो उसको क्या है 11 क्षेत्रों तक का अलग अलग टैक्स है वो देना पड़ता था। 11 नाके हैं उन पे, उनसे उसको गुजरना पड़ता था, उसको पैसे देने पड़ते थे व्यापारी को। जैसे इसमें लिखा, और हर बार कितना टैक्स देना पड़ता था वो, उसको करीबन 5% टैक्स है वो देना पड़ता था। 5% जो सीमा शुल्क है वो देना पड़ता था। और शुल्क है वो हमेशा किसके आधार पे लिया जाता था, वस्तुओं की जो वजन और आकार के अनुसार है वो उस पे लगाए जाते थे। और क्योंकि पहले आपको पता होगा नेपोलियन ने जब सुधार नहीं किए तो क्या क्या था, हर एक क्षेत्र की क्या अपनी नाप तोल व्यवस्था थी, और सभी के अपने हिसाब से क्या वो कर लेते थे, टैक्स लगाते थे। तो इसीलिए यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है, जैसे मान लीजिए किसी व्यापारी को एलए नाम का कपड़ा है वो क्या है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ले जाना है, कपड़ा ले जाना है सॉरी। और क्योंकि कपड़े नापने की जो इकाई थी उस समय पैमाना क्या था, एलए था। और क्योंकि कर व्यवस्था सब क्षेत्रों में क्या है अलग अलग थी, नाप तोल की मैंने अभी बताया आपको कि जो नाप तोल की जो व्यवस्था थी वो क्या थी, सब में अलग अलग थी, हर क्षेत्र की अपनी अपनी थी। तो वो कपड़ा जब ले जाते हैं वो, तो वहां पर क्या है जगह जगह बदलने पर उसकी जो लंबाई है वो घट बढ़ जाती थी। जैसे कि अगर एक कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता है तो उसकी लंबाई जो एक जो पैमाना है एलए पर क्या है उसकी 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। मेंस में क्या है वो 55.1 सेंटीमीटर, न्यूमबर्ग में वो 65.6 सेंटीमीटर, और जो फ्राइबर्ग है उसमें वो 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। ये कह सकते हो भी कपड़ा एक ही तरह का था, और उसमें क्या है नाप तोल की इकाई अलग होने के कारण उसका आकार है वो क्या गड़बड़ है वो जाता था। तो ये समस्या थी। इसको क्या है वहां लोगों ने इसको खत्म करने की, जो मध्य वर्ग था नया है उसने उसको खत्म करने की बात कही थी। अब बात आती है नए वाणिज्य वर्ग में ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था। वो मांग कर रहे थे कि एक यूनिक कॉमन है वो एकीकृत आर्थिक क्षेत्र होना चाहिए, जहां पर क्या है वस्तु लोग और जो पूंजी है उसका आवागमन, वस्तु लोग और जो पूंजी है उसका आवागमन है वो बाधा रहित हो। कि वहां पर क्या है, किसी भी तरह की जो टैक्स है, या आप ये कह सकते हो अलग अलग नाप तोल व्यवस्था है, वो बिना जो पूंजी है लोग है जो वस्तु है उनके क्या सभी के बाधा रहित होना चाहिए। ये मांग उन्होंने की थी, तभी क्या आर्थिक क्षेत्र है वो क्या विकसित हो सकता है, उसमें विकास में क्या वो या जो आर्थिक विनिमय और विकास है उसमें क्या बढ़ोतरी है वो हो सकती है। तो ये मांग उन्हें की थी। तो 1834 में क्या हुआ, प्रसा की पहल पर क्या एक सुलभ संघ है जिसका नाम क्या है जोलबेराइन है, उसकी स्थापना वो की गई, जिसमें क्या थे अधिकांश जर्मन राज्य वो शामिल थे। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं को दो कर दिया। क्या किया उन्होंने, जो शुल्क अवरोध थे मैंने अभी बताया आपको, मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या अलग अलग टैक्स है उनको देने पड़ते थे, नाके होते थे अलग अलग, उनको क्या है खत्म कर दिया गया, उनको समाप्त कर दिया गया। और मुद्राएं हैं वो दो कर दी गई। सिर्फ मुद्राएं कितनी कर दी गई, दो मुद्राएं कर दी गई, 2 कर की मुद्राएं हैं वो कर दी गई। और पहले क्या थी, ये 30 से ऊपर थी। ठीक है, पहले कितनी थी, 30 थी, अब उनको क्या कर दिया गया, दो है वो कर दिया गया। इसके अलावा जो जर्मन के जो क्षेत्र थे वहां पर जो रेलवे के जो जाल है वो, उसमें क्या उनके निर्माण को बढ़ाया गया। आर्थिक हितों का राष्ट्रीय एकीकरण की सहायता से क्या है उनको विकसित किया गया, उनको बनाया गया। और उस पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक जो राष्ट्रवाद है उसकी लहर ने उसकी लहर को क्या मजबूत किया। यानी ये सब भावनाओं ने क्या किया, लोगों ने जब मांग की उनकी पूरी हुई, तो वो लोग है कॉमन जो उनका जो इंटरेस्ट है कि देश है वो निरंकुश राजा से क्या स्वतंत्र होना चाहिए, ये जो चीज है वो उभरी। तो एक तरह से उनको क्या मजबूती मिली, चाहे वो बहाना है या आप ये कह सकते हो उनको जरिया है, वो चाहे एक कर समाप्ति से या उनको एक इकट्ठा होने का क्या एक जरिया मिल गया हो। इसलिए क्या उनमें धीरे धीरे राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी। ठीक है, आज करते हैं इतना ही। नेक्स्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में अपने लेक्चर 3 में। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं बाद में, अपना ख्याल रखिए, बाय।